Hi everybody, welcome to Chemistry Zone Digital. My name is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with a key to success in chemistry. Students, आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है केमिकल काइनेटिक्स का and in today's video session we are going to discuss two very important factors that controls the rate of reaction. You might be knowing कि अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये बता चुका हूं कि what is chemical kinetics, what are we actually supposed to study within this chapter. Chemical kinetics is basically that branch of science in which we deals with the rates of reaction and the factors that controls the rate of reaction. मैंने आपको ये भी बता दिया कि rate of reaction वर्ड का मतलब क्या होता है. The rate of reaction actually implies the change in concentration of either reactant or product with respect to the time taken for that change. अपने सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने यह भी डिस्कस कर लिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप्स का होता है, द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. मैंने आपको यह भी बता दिया था कि हाउ डू वी एक्सप्रेस दीज रेट्स ऑफ रिएक्शन. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में चेंजेस को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. इंस्टेंटेनियस में बिकॉज द चेंजेस आर इनफाइनेटली स्मॉल, इसलिए हम उन चेंजेस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं. और अपने थर्ड वीडियो लेक्चर में वी स्टार्टेड डिस्कसिंग द फैक्टर्स दैट एक्चुअली कंट्रोल्स द रेट ऑफ रिएक्शन. मैंने आपको बताया था कि इन ऑल 6 फैक्टर्स होते हैं. देयर आर 6 फैक्टर्स व्हिच गवर्न्स द रेट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी रिएक्शन एंड दोज 6 फैक्टर्स आर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. याद रखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में नहीं डिपेंड करता. तो पहला फैक्टर था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. द सेकेंड फैक्टर वॉज टेम्परेचर. Third factor was nature of reactant and product. Fourth was catalyst. Fifth was surface area of reactant. And sixth was the presence of radiation. So these are the 6 factors जिन पे rate of reaction depend करता है students. और आप लोगों को याद होगा मैंने आपको बताया था कि इन 6 factors में से पहले 2 factor, the concentration of reactants and the temperature, ये इतने elaboration के साथ डिस्कस करने हैं, हमें इतना डिटेल में डिस्कस करना है इन्हें कि हम इन 2 फैक्टर्स को बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे. इनिशियली वी स्टार्टेड डिस्कसिंग द रिमेनिंग 4 फैक्टर्स. हम लोगों ने ये 4 फैक्टर्स डिस्कस करने स्टार्ट करे थे और अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इन 4 फैक्टर्स में से पहले 2 फैक्टर्स एक्सप्लेन कर दिए थे. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फर्स्ट 2 फैक्टर्स, द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड द कैटलिस्ट. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 2 और फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है. द लास्ट 2 फैक्टर्स जो हमें शॉर्ट में डिस्कस करने थे, एंड दोज आर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस. तो चलिए लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दीज 2 फैक्टर्स. सबसे पहले डिस्कस करते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स. स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है, उससे भी पहले यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड सरफेस एरिया. ऑल्दो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मालूम होगा, बट हो सकता है कुछ बच्चों को ना मालूम हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड सरफेस एरिया. कई बार आपने सुना होगा चीजों का एरिया निकालने को बोला जाता है और कई बार कुछ ऑब्जेक्ट्स का सरफेस एरिया पूछा जाता है. तो वी नीड टू क्लियर दिस डिफरेंस कि एरिया कब निकाला जाता है और सरफेस एरिया कब निकाला जाता है. तो बच्चों ये याद रखिएगा, एरिया हमेशा 2 डायमेंशनल फिगर्स का कैलकुलेट करा जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोर्ड पे एक सर्कल बनाता हूं तो सर्कल का एक एरिया होगा. अगर मैं एक स्क्वायर बनाता हूं तो स्क्वायर का एक एरिया होगा, ट्रायंगल का एक एरिया होगा. लेकिन सरफेस एरिया 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का होता है. जिस तरह से सर्कल का एरिया होता है ना बच्चों, वैसे ही स्फेयर का सरफेस एरिया होता है. जिस तरह से स्क्वायर का एरिया होता है वैसे ही क्यूब का सरफेस एरिया होता है. और जैसे ट्रायंगल का एरिया होता है वैसे ही कोन का सरफेस एरिया होता है. तो सरफेस एरिया बेसिकली 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का निकाला जाता है. सरफेस एरिया का मतलब होता है आउटर सरफेस का एरिया, बाहर का एरिया. फॉर एग्जाम्पल, अगर इमेजिन करो मेरे हाथ में ये पेपर वेट है, तो इस पेपर वेट का ये जो बाहर का टोटल सरफेस एरिया है ना, वो सारा एरिया विच इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, जो मैं टच कर सकता हूं, जो मैं देख सकता हूं, दैट इज कॉल्ड द सरफेस एरिया. और हम सरफेस एरिया ही कंसिडर कर रहे हैं, एरिया नहीं कंसिडर कर रहे, बिकॉज हम रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं. एंड यू नो कि रिएक्शन में एटम्स और मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं
एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल आर थ्री डायमेंशनल, वो टू डायमेंशनल नहीं होते, दे हैव अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर. सो दैट्स वाई हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में सरफेस एरिया की बात करते हैं, एरिया की बात नहीं करते. तो सबसे पहले ये डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है. देखिए स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से सुन लीजिए कि ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, व्हेनेवर द रिएक्टेंट रिएक्ट्स विद वन अनदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट, तो ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन द कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर एक्सट्रीमली नेसेसरी. ये हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट के बनने के लिए रिएक्टेंट का पास आना, उनका एक दूसरे से टकराना बहुत जरूरी होता है. जब तक रिएक्टेंट पास नहीं आएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, एक दूसरे से कोलाइड नहीं करेंगे, तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा. आई होप यू माइट बी रिमेंबरिंग, मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इस पेन का एग्जाम्पल दिया था. मैंने आपको बताया था ये कंप्लीट मार्कर कब बनता है, जब ये पेन और ये कैप एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं. तो इमेजिन कीजिए ये पेन, बिना कैप का ये पेन, और ये उसकी कैप, ये हमारे दो रिएक्टेंट्स हैं, और इन दोनों रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से ये प्रोडक्ट बनता है. तो आप ये तो मानते हैं ना कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस होल प्रोडक्ट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंप्लीट प्रोडक्ट, वी नीड टू ब्रिंग दीज टू रिएक्टेंट क्लोज टू वन अनदर. इन दो रिएक्टेंट को एक दूसरे से पास लाना पड़ेगा, और एक दूसरे के पास लाके इन दोनों को टकराना पड़ेगा, इनको कोलाइड करना पड़ेगा, इनके कोलिजन से ही प्रोडक्ट बनेगा. तो ऐसे किसी भी रिएक्शन में याद रखिएगा कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट the reactant needs to come close to one another, they need to collide with one another. किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट का टकराना बहुत जरूरी होता है. और अगर आप ये मानते हैं कि रिएक्टेंट का टकराना बहुत जरूरी होता है, तो फिर डेफिनेटली टकराते वक्त ये भी मैटर करेगा कि जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जिस वक्त वो टकरा रहे हैं, उस वक्त उनका कितना सरफेस एरिया एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ रहा है. जितना वाइड सरफेस के साथ टकराएंगे ना, उतना ज्यादा बेटर इंटरैक्शन एक दूसरे के साथ कर पाएंगे, और रिएक्टेंट्स के बीच में जितना बेटर इंटरैक्शन होगा, प्रोडक्ट बनने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे. तो ये याद रखिए कि किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट एक दूसरे को अप्रोच करते हैं एट द टाइम ऑफ कोलिजन, तो कोलिजन में इफेक्टिवनेस तभी आती है जब एक वाइड सरफेस एरिया के साथ चीजें टकराएंगी. क्योंकि जब वाइड सरफेस एरिया के साथ चीजें टकराएंगी, चीजें पास पास आएंगी, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जितना बेटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, उतना बेटर इंटरैक्शन होगा, उतना ज्यादा प्रोडक्ट के बनने का स्कोप बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनेगा, इफेक्टिवली बनेगा. तो किसी भी रिएक्शन में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट द कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर एक्सट्रीमली नेसेसरी, एंड कोलिजन को इफेक्टिव बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है द सरफेस एरिया ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स. और सरफेस एरिया बढ़ाया कैसे जा सकता है? किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिवाइडिंग दैट सॉलिड इनटू स्मॉलर पीसेस. आप इमेजिन करो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक सॉलिड है, लेट दिस बी अ क्यूब और अ क्यूबॉइड. ये एक सॉलिड है. इस सॉलिड का अभी ये जो चारों तरफ का आपको एरिया दिख रहा है, दिस इज द सरफेस एरिया व्हिच वुड बी एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर. अभी ये सारा सरफेस एरिया है. लेकिन जस्ट इमेजिन करो, अगर मैं इस सॉलिड को बीच में से दो पीसेस में कट कर दूं, तो एक पीस ये बन जाएगा, एक पीस ये बन जाएगा. तो जैसे ही मैं इन्हें दो पीसेस में कट करूंगा, तो जितना एरिया पहले था सरफेस का, उतना तो है ही, बट इन एडिशन टू दैट, ये जहां से मैंने कट करा, वहां से दो नए कटेड सरफेस भी अब एक्सपोज्ड हो गए, और नए कटेड सरफेस भी अब एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड हो गए. तो नए सरफेसेस बनने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ गया. और अभी तो मैंने दो पीसेस में डिवाइड करा है, अगर मैं इन्हें और चार पीसेस में डिवाइड कर दूं, तो चार नए सरफेसेस और क्रिएट हो गए. और अगर मैं इन्हें डिवाइड करते 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 बिल्कुल पाउडर बना दूं, तो पाउडर्ड फॉर्म में दिस वुड बी हैविंग द मैक्सिमम सरफेस एरिया. और जब सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा, तो कोलिजन्स में इफेक्टिवनेस ज्यादा हो जाएगी. दैट्स व्हाई आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, वो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में यूज करते हैं. इवन द रिएक्टेंट, जितना ज्यादा वाइड सरफेस एरिया के साथ पाउडर्ड फॉर्म में रिएक्टेंट्स को लेंगे, उतना ज्यादा उनके कोलिजन में इफेक्टिवनेस आएगी, उतना ज्यादा टकराते वक्त रिएक्टेंट्स के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, एक इफेक्टिवनेस आएगी उनके टकराने में, और प्रोडक्ट बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे. इस चीज को बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करा जा सकता है. जस्ट इमेजिन कीजिए, वी हैव अ थिक लॉग ऑफ वुड, एक बहुत मोटा सा ट्रंक ऑफ वुड है हमारे पास, एक थिकर सा लॉग ऑफ वुड है, एंड वी विश टू बर्न दैट वुडन लॉग. तो आप इमेजिन कीजिए, अगर मैं एक सिंगल पीस में वुडन लॉग को बर्न करता हूं, तो वो बहुत मुश्किल से बर्न होगा, बहुत धीरे धीरे कंबस्ट होगा.
और वहीं इमेजिन कीजिए कि अगर मैं उसको, उस वुडन लॉग को बिल्कुल ग्राइंड करके, पल्वराइज्ड करके पाउडर्ड फॉर्म में उसका लकड़ी का बुरादा बना देता हूं, पाउडर बना देता हूं बिल्कुल, और उस पाउडर को बर्न करता हूं, तो यू कैन इमेजिन कि वो कितना रैपिडली बर्न हो जाएगा। बिकॉज जब एक सिंगल पीस ऑफ लॉग को मैं बर्न कर रहा था तो फायर सिर्फ आउटर सरफेस के कांटेक्ट में आ रही थी, लेकिन जब मैंने इसी को ग्राइंड कर दिया, इसका पाउडर बना दिया, तो एक एक पार्टिकल के कांटेक्ट में फायर आई और इसकी रैपिड कंबशन हो गई, रैपिड बर्निंग हो गई। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। से इवेपोरेशन ऑफ वाटर, अगर मैं एक नैरो सी टेस्ट ट्यूब में वाटर भर के रख दूं तो आप देखेंगे वाटर बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली इवेपोरेट होगा, और अगर मैं उसी टेस्ट ट्यूब के पानी को जमीन पे गिरा देता हूं तो इट वुड बी एक्सपोज टू वाइड सरफेस एरिया, और वाइड सरफेस हो जाएगा उसका, तो वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। तो यू कैन इमेजिन कि सरफेस एरिया बढ़ाने से इफेक्टिवनेस आ जाती है। अगर दो चीजें टकराती हैं तो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो जाता है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, द रेट ऑफ एनी रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सरफेस एरिया ऑफ the colliding reactant molecules। तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्शन का रेट सरफेस एरिया ऑफ द कोलाइडिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली रिलेटेड होता है, और सॉलिड के रेस्पेक्ट में सरफेस एरिया बढ़ाया जा सकता है बाय टेकिंग दैट सॉलिड इनटू स्मॉलर पीसेस, इनटू पल्वराइज्ड फॉर्म, इनटू द पाउडर्ड फॉर्म। तो एक फैक्टर तो ये था। उसके बाद द नेक्स्ट फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस। इसमें हमें यह देखना है कि अगर हम किसी रिएक्शन को रेडिएशंस की प्रेजेंस में करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इफेक्टेड होता है और क्यों। देखिए, अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में व्हाइल वी वर डिस्कसिंग द टू फैक्टर्स, कैटलिस्ट एंड द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उस वक्त मैंने कैटलिस्ट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते वक्त आई टोल्ड यू अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने आपको बताया था कि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक जाने से पहले बीच में एक हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट तक जाना होता है, एंड द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी पजेस्ड बाय द रिएक्टेंट इन ऑर्डर टू गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स दैट हायर एनर्जी इंटरमीडिएट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो इंटरमीडिएट बनता है ना, अगर रिएक्टेंट को पहले उस इंटरमीडिएट तक जाना है तो उस इंटरमीडिएट तक पहुंचने की एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। इन वेरी सिंपल टर्म्स आप कह सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट को अकम्प्लिश करने के लिए चाहिए होती है, जो रिएक्टेंट के पास होनी चाहिए ताकि वो रिएक्शन को अकम्प्लिश कर सके। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी विच मस्ट बी पजेस्ड विद इन द रिएक्टेंट टू ओवरकम दैट हाई एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर एंड गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। एंड इफ यू रिमेंबर वी डिस्कस्ड कि ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर जितना हाई होगा, रिएक्टेंट को उस बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट की तरफ जाना उतना मुश्किल हो जाएगा, और अगर ये बैरियर कम होगा तो फिर रिएक्टेंट उस बैरियर को बहुत इजीली क्रॉस कर पाएंगे, बहुत इजीली प्रोडक्ट की तरफ जा पाएंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर हाई होने से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, और एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम होने से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। अब नाउ इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स कि अगर कोई रिएक्शन धीरे चल रहा है, अब उसके धीरे चलने का एक प्रोबेबल रीजन ये हो सकता है कि रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है, और रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हाई होने की वजह से रिएक्टेंट्स आर अनेबल टू इजीली ओवरकम दैट बैरियर। या ये कह लीजिए कि रिएक्टेंट के पुराने बॉन्ड बड़े स्ट्रांग हैं, रिएक्टेंट के पुराने बॉन्ड मुश्किल से टूट पा रहे हैं, और जब तक रिएक्टेंट के पुराने बॉन्ड टूटेंगे नहीं तब तक प्रोडक्ट की तरफ वो जाएंगे नहीं। ऐसे में अगर आप कोई रिएक्शन रेडिएशंस की प्रेजेंस में कर लें, इन सर्टेन रेडिएशंस, अंडर सर्टेन रेडिएशंस, तो ये याद रखिएगा, ऐसे में अगर आप कोई रिएक्शन रेडिएशंस की प्रेजेंस में कर लें तो यू नो कि रेडिएशंस आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। रेडिएशंस एनर्जी की फॉर्म होती हैं। रेडिएशंस के अंदर एनर्जी पैकेट्स होते हैं कॉल्ड फोटॉन्स या क्वेंटा, एंड दीज फोटॉन्स एंड क्वांटम ऑफ रेडिएशंस दे आर एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जब आप एक रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रेडिएशंस इरेडिएट करते हो, इंसिडेंट करते हो रेडिएशंस, तो उन रेडिएशन से जो फोटॉन होते हैं उनसे एनर्जी मिल जाती है रिएक्टेंट को, और उन फोटॉन्स की एनर्जी से रिएक्टेंट अपने पुराने बॉन्ड जल्दी तोड़ देते हैं, और वो रिएक्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को इजीली क्रॉस कर लेते हैं। तो ये याद रखिएगा, रेडिएशन एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो असिस्ट करती है रिएक्टेंट को अपने पुराने बॉन्ड्स को इजीली ब्रेक कर लेने में,
अपने हाई एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को ओवरकम कर लेने में। और हर रिएक्शन एक स्पेसिफिक रेडिएशन की प्रेजेंस में, इन सर्टेन रेडिएशंस की प्रेजेंस में उसको स्पीड अप करा जा सकता है। आप लोगों ने इससे रिलेटेड क्लास 11th में एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, इफ यू माइट बी रिमेंबरिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको बताया गया था स्टूडेंट्स कि सपोज कीजिए मेरे हाथ में एक मेटालिक सरफेस है। किसी भी मेटालिक सरफेस पे जब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इरेडिएट करी जाती है तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इरेडिएशन ऑफ लाइट इस मेटालिक सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं। और आपने यह भी पढ़ा था कि ऐसा नहीं है कि इस मेटालिक सरफेस पे कोई सी भी लाइट डाल दोगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएंगे। हर मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट करने के लिए एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट ही चाहिए होती है, विच इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आप उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे तो आप कितनी भी देर तक रेडिएशन से रेडिएट करते रहिए, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट नहीं होगा। तो हर मेटल को एक स्पेसिफिक रेडिएशन चाहिए होती है अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही हर केमिकल रिएक्शन को एक स्पेसिफिक रेडिएशन चाहिए होती है अपने पुराने बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, अपने एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को ओवरकम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी रिएक्शन किसी भी रेडिएशन की प्रेजेंस में स्पीड अप हो जाएगा। रिएक्शंस को जितनी भी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उस हिसाब से एक सेलेक्टेड फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन उनमें इरेडिएट करनी पड़ती है, और बाय इरेडिएटिंग द रेडिएशंस ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी विद इन दैट रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्टेंट की स्पीड को, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, रेडिएशंस एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है, एक ऐसी एनर्जी की सोर्स है जिससे एनर्जी मिल जाती है रिएक्टेंट को, और वो रिएक्टेंट अपने पुराने बॉन्ड तोड़ के अपनी हाई एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को बहुत इजीली ओवरकम करके बहुत इजीली प्रोडक्ट की तरफ स्लाइड हो जाते हैं। सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ऑल्दो ये शॉर्ट फैक्टर्स हैं, इन्हें बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करा जाता, इनका कोई मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इनसे रिलेटेड डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ये दोनों थ्योरेटिकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करे टू वेरी शॉर्ट फैक्टर्स। हाउ डज द रेट ऑफ रिएक्शन इज गवर्न्ड बाय द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस। स्टूडेंट्स, अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो लेक्चर में, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, उसमें हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टू फैक्टर्स। जो पहले दो फैक्टर्स थे एक्चुअली वो बहुत डिटेल में डिस्कस करने की बात करी थी मैंने आपको उनसे, दैट वाज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द टेम्परेचर। तो अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वाला फैक्टर और टेम्परेचर वाला फैक्टर डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली एक ही सेशन में हम दोनों नहीं डिस्कस कर पाएंगे बिकॉज कंसंट्रेशन वाला फैक्टर इज अ वेरी डिटेल्ड फैक्टर। तो अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कंसंट्रेशन वाला फैक्टर स्टार्ट कर देंगे। दैट विल टेक 2 or 3 क्लासेस टू बी कंप्लीटेड, एंड वंस वी आर कंप्लीटेड विद द फैक्टर ऑफ कंसंट्रेशन, उसके बाद आगे आने वाले सेशन में हम टेम्परेचर का भी फैक्टर डिस्कस करेंगे। So that's it for today, students. Have a great day. Thank you.